हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आदिवासी भूगोल के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, मैक्सिमम प्रश्न आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उस नोट्स में आप देख पाएंगे, और कुछ यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे और न ही वो प्रश्न आपको किसी विशेष किताब में मिलेंगे। और ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं कि प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, चाहे आप एनटीए का स्तर देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी परीक्षा हुई हो, आपके पास पेपर पड़ा उसको देख लीजिए, आपको यदि 150 या 100 प्रश्न जो भी आए हैं उन सभी प्रश्नों में से 70 से 80 प्रश्न आपको किताबों में मिलेंगे। 10 से 15 प्रश्न ऐसे उसमें होते हैं जो आसानी से आपको किताबों में नहीं मिलते हैं, बल्कि वो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं और वो आप प्रैक्टिस के द्वारा ही सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो आसानी से आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि जर्मनी में विकीर्ण बस्ती प्रारूप की पद्धति को क्या कहते हैं। जर्मनी में जो बस्ती प्रारूप है, विकीर्ण बस्ती प्रारूप है, उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास पर्वतीय बस्ती, लेजेन, सैंक्रूज, आइजल हॉक। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कई प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे पेड ग्रुप से पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक टारगेट भी ग्रुप चल रहा है जो आपका स्पेशली फोकस्ड है सितंबर के एग्ज़ाम के लिए ही, ठीक। और जो भी जानकारी एक्स्ट्रा आपको चाहिएगी वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जर्मनी में विकीर्ण बस्ती प्रारूप की पद्धति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपके पास है आइजल हॉफ। देखिए जर्मन वर्ड भी है आइजल हॉफ, इसको जर्मनी में विकीर्ण बस्ती प्रारूप की पद्धति को कहा जाता है। अगला है ग्रामीण बस्ती जहाँ की कार्यशील जनसंख्या रोजगार की तलाश में कहीं और चली जाती है, यानी कि ऐसी ग्रामीण बस्ती जहाँ की जो कार्यशील पॉपुलेशन है यानी वर्किंग पॉपुलेशन है वह रोजगार की तलाश के लिए कहीं अन्य स्थानों पे चली जाती है। तो इस प्रकार की बस्ती को क्या कहा जाता है। उपग्रहीय बस्ती, सैटेलाइट सेटलमेंट, मैग्नेट सेटलमेंट, या डॉर्मिटरी सेटलमेंट, या फिर डे सेटलमेंट। तो यहाँ पे देखिए ऐसी बस्तियों को कहा जाता है शयनागार बस्ती या डॉर्मिटरी सेटलमेंट। अगला है गंगा के मैदानी भाग में या भाग की जो बस्ती है उसे क्या कहा जाता है। तो गंगा के मैदानी भाग में किस प्रकार की बस्ती देखने को मिलेगी। जल प्राणी बस्ती यानी वेट पॉइंट सेटलमेंट, आइसोलेटेड सेटलमेंट। अब देखिए हिंदी जो आपका आदिवासी भूगोल में है उसमें आप कोशिश करिए कि इंग्लिश ज़्यादा देखने की, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिख देगा तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए कोशिश करिए हिंदी इंग्लिश दोनों। तो यहाँ पे देखिए विलगित या आइसोलेटेड सेटलमेंट, संगत या क्लस्टर सेटलमेंट, इनमें से कोई नहीं। गंगा के मैदानी भागों में चूँकि उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, तो किस प्रकार की बस्ती वहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लस्टर्ड यानी गुच्छेदार या संघत बस्ती देखने को मिलेगी, ठीक। ऐसी बस्ती जिससे एक नई बस्ती का निर्माण होता है, ऐसी बस्ती जिससे एक नई बस्ती का निर्माण होता है, ऐसी बस्तियों को क्या कहा जाता है। मदर सेटलमेंट, फादर या फर्स्ट सेटलमेंट, या ट्रेडिशनल। तो ऐसी बस्ती जिससे एक नई बस्ती का निर्माण होता है, इस प्रकार की बस्ती को मदर सेटलमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर सेटलमेंट। अगला है बाढ़ रक्षित बस्ती या ड्राई पॉइंट सेटलमेंट किस क्षेत्र के लिए सामान्य है। ड्राई पॉइंट, और इधर देखिए हिंदी में क्या दिया है, बाढ़ रक्षित बस्ती
यानी बाढ़ से रक्षा वाली बस्ती को क्या बोलेंगे, ड्राई बोलेंगे। बाढ़ से जिसकी रक्षा हो जाए यानी ड्राई पॉइंट सेटलमेंट। किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं सामान्य रूप से, डेल्टा, पर्वतीय, मरुस्थल, मैदानी। तो ड्राई पॉइंट जो सेटलमेंट है ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, डेल्टा में, पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थल में या मैदान में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहाँ किस क्षेत्रों के लिए सामान्य है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अगला है जल प्राप्य बस्तियाँ या वेट पॉइंट सेटलमेंट। किन सेटलमेंट को कहा जाता है, जो जलापूर्ति के स्रोत के करीब हों या जलापूर्ति के स्रोत से दूर हों या दलदली क्षेत्रों में स्थित हों या मरुस्थल में हों। यानी जो वेट पॉइंट सेटलमेंट होता है कौन होते हैं वो, जो जलापूर्ति के स्रोत से दूर हों, नज़दीक हों, दलदली क्षेत्रों में हों या मरुस्थलों में हों। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वेट पॉइंट का, तो जो दलदली क्षेत्रों में हो बस्तियाँ या फिर जल स्रोत के करीब जो बस्तियाँ हो, इन दोनों में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेट पॉइंट सेटलमेंट कहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, 2 ऑप्शन यहाँ पे है, इसके इधर यहाँ पे आपका, ठीक। तो यहाँ पे वेट या आर्द्र पॉइंट सेटलमेंट कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो दलदली क्षेत्रों में आपका प्रायः ये देखने को मिलता है वेट एरिया या आर्द्र, लेकिन दलदली क्षेत्रों में उतने नहीं बस्तियाँ या ये बनाए जाते हैं, बल्कि जल स्रोत के करीब जो बस्तियाँ होती हैं वेट पॉइंट सेटलमेंट कही जाती हैं। नाभिकीय बस्तियाँ सामान्यतः कहाँ पे पाई जाती हैं, शुष्क क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, किसी भी स्थान पे। तो यहाँ पे नाभिकीय बस्तियों की बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, शुष्क क्षेत्रों में नाभिकीय बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसी बस्तियाँ जो द्वीप पर पाई जाती हैं, ऐसी बस्तियाँ जो द्वीप पर पाई जाती हैं उन्हें सामान्यतः उन्हें क्या कहा जाता है, संगत बस्तियाँ यानी कंपैक्ट, लीनियर, डिस्पोज्ड या सर्कुलर। द्वीप पर पाई जाने वाली बस्तियों को क्या कहा जाता है, उन्हें सर्कुलर सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है केरल जैसे क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ के खतरे मौजूद होते हैं, किस तरह की बस्ती उपयुक्त वहाँ पे होती है, यानी किस तरह की बस्तियाँ वहाँ पे बनाई जाएं जो ज़्यादा उपयुक्त हों, शुष्क प्रापी बस्ती, जल प्रापी, रैखिक या अकेंद्रित। किस प्रकार की बस्ती का वहाँ पे निर्माण हो, तो वहाँ पे शुष्क प्रापी बस्ती का निर्माण हो, ठीक। शुष्क प्रापी बस्ती का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बाढ़ के खतरे से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जाता है, यानी बाढ़ आए तो उससे किस तरह से बचा जाए, ये सभी सुविधाएं इसमें रहती हैं। ऐसी बस्तियां जो किसी सड़क, नहर या नदी के साथ बसी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्गाकार, आयताकार, रैखिक या पार सड़क ग्राम। तो देखिए इससे आपका एक और चीज़ें क्लियर हो गई कि कभी कभी पूछा जाता है कि सड़क, नहर या नदी के किनारे जो बस्ती होती है उसे क्या कहा जाता है, वहाँ पे लीनियर टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलता है। अगला है कैपोंग कहाँ की परंपरागत बस्ती का नाम है, मलेशिया, बर्मा, फिलीपीन, थाईलैंड। तो कैंपोंग जो है ये आपका मलेशिया की परंपरागत बस्ती का नाम है। घरों में छज्जा काफ़ी सामान्य होता है, किस प्रकार, कहाँ पे, ब्रिटेन में, अमेरिका में, आयरलैंड में, स्पेन में। तो घरों में जो छज्जा या बालकनी काफ़ी सामान्य है वो आपका ब्रिटेन में है। किस क्षेत्र में खड़ी ढाल वाली छत यहाँ के घरों की विशिष्टता है, किस क्षेत्र में खड़ी ढाल वाली छत यानी जो छत होती है वो खड़ी ढाल वाली होती है, तो ये किस क्षेत्रों में देखने को मिलता है, भारी वर्षा या बर्फीले क्षेत्रों में, उच्च तापमान और सूर्य तप वाले क्षेत्रों में, या
यहाँ पे आपका है तेज़ हवा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में। तो जो आपका खड़ी ढाल वाली छतों वाले घर होते हैं वो भारी वर्षा और बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि जब इसका स्लोप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, स्टीप होगा, तब क्या होगा कि मान लीजिए बर्फबारी हो रही तो ये बर्फ़ यहाँ से खिसक कर नीचे गिर जाएंगे। बहुत तेज़ वर्षा आ रही है तो भी उसको आसानी से यहाँ पे ये सहन कर लेगी। ठीक, इसलिए इस तरह से ढाल बनाए जाते हैं, छतें जो है वहाँ भी खड़ी ढाल वाले बनाए जाते हैं। अगला है 14वां, इग्लू का अर्थ क्या होता है। मध्य एशिया के आदिवासी समूह का टेंट नुमा घर, अमेरिकी एस्किमो के बर्फीले घर, ब्राज़ील के मछुआरों का वासस्थल या भारत की फूस की झोपड़ियाँ। यहाँ पे देखिए इग्लू जो है एस्किमो के रहने वाले जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। किसी घर की छत का स्वरूप निर्भर करता है, यानी घर का जो स्वरूप है वो किस पे डिपेंड करता है। बेसिक से प्रश्न है ये। ठीक, तो वहाँ की जलवायविक परिस्थितियों पे या छत निर्माण हेतु तो जो सामान आपके पास है, पर्यावरण पे या पानी की उपलब्धता पे। देखिए छत का जो स्वरूप होता है वहाँ की जलवायविक परिस्थितियों पे ही डिपेंड करता है। ठीक, बर्फबारी हो रही है तो जो छत की ढाल है वो स्टीप होंगी, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड वगैरह में, तो इस तरह से स्टीप वाले मकान वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आंगन या कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है। आंगन क्या होता है, किसी घर की बाहरी सीमा या घर की अंदरूनी जगह, पाकशाला, मवेशियों के छप्पर। तो घर की जो बाहरी सीमा है ये आपका क्या होता है। देखिए आंगन और कोर्टयार्ड या बरामदे होते हैं बाहरी सीमा। आंगन क्या होता है, ये आपका मान लीजिए घर है, ठीक, इसके भीतर का जो खाली भाग है उसके चारों तरफ जो अंदर, ये आपका क्या होता है, आंगन होता है। अगला है फ्लैट रूफ, लेकिन यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग है। तो फ्लैट रूफ क्या होता है, ये किसके अनुकूल होता है, टेम्परेचर के। फ्लैट रूफ जो है ये किसके अनुकूल होता है, तापमान के, निम्न वर्षा के, आर्द्रता के, या सभी की। तो आपका ये जो फ्लैट या सपाट छत होते हैं ये निम्न वर्षा को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसे छत जहाँ पे आपको मिले तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, कम होती है। विश्व का प्राचीनतम नगर कौन सा माना जाता है, मेम्फिस, इरिडू, थेल्स या कुसुमपुर। विश्व का जो प्राचीनतम नगर है ये माना जाता है मेम्फिस को। अगला है न्यू वर्ल्ड की प्राचीनतम नगरों में शामिल है। न्यू वर्ल्ड की प्राचीनतम नगरों में कौन सा है, डेविल सेल्टम, टेस्टीहेकन, यूक्रेट या अमेरिंड शहर। तो इसमें जो आपका यूक्रेट है ये आपका न्यू वर्ल्ड की प्राचीनतम नगरों में शामिल है। अगला है निम्नलिखित दर्रों या पॉसिस तथा शहर को सुमेलित करना है। कैलगरी जो दर्रा है कहाँ पे है, और मेडोजा जो अर्जेंटीना में है कहाँ पे है, खैबर पास कहाँ पे है। ठीक, नेक्स्ट वाला यहाँ पे आपका ऊपर दिया गया है खैबर पास। उसके बाद काबुल है अफ़गानिस्तान का, पेशावर पाकिस्तान का। ठीक, ये 20वां नंबर प्रश्न है। तो इसमें जो आपका कैलगरी कनाडा का है ये आपका किंकिंग हार्स पास है। ठीक, फर्स्ट वाले का थर्ड यहाँ पे। और जो दूसरा नंबर है मेडोजा अर्जेंटीना का, तो मेडोजा अर्जेंटीना ये आपका उस्पा पाल्टा पास यहाँ पे है। ठीक, फर्स्ट वाला। और जो काबुल अफ़गानिस्तान का है, काबुल अफ़गानिस्तान में ये आपका संबंधित है खैबर पास से, खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान से संबंधित है। और पेशावर पाकिस्तान ये आपका, ये भी पेशावर के पास जो आपका कौन सा दर्रा है वहाँ भी आपका खैबर दर्रे से ही रास्ता जाता है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1,
2-2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, लेकिन इसमें मिलान करने वाले केवल 3 ही हैं, दर्रे दिए गए हैं। अगला है वेनेजुएला किस नदी के तट पर है? वेनेजुएला किस नदी के तट पर है? मेपुरस, ओरनिको, सौ फ्रांसिस्को, अमेजन। तो आपका ये ओरनिको नदी के तट पे है। अगला है पश्चिमी अफ्रीकी तट पर काफ़ी पानी जो है छिछला है, इसलिए बड़े जहाज़ों को अब तट पर ही रखा जाता है और इनके सामानों को कम भारी वाहनों में डाल दिया जाता है। इसके लिए घाना में एक नए और गहरे पानी वाले बंदरगाह का विकास किया गया है, जिसका नाम क्या है? ताकोरादी, आक्रा, लागोस या पोर्ट हारकोट? क्या नाम है? ताकोरादी नाम है। ठीक, अगला है 23वां कुआलालंपुर 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ है। कुआलालंपुर 2 नदियों के संगम पे बसा हुआ, उन नदियों का नाम है केलंग और गोम्बक। क्या नाम है? केलंग और गोम्बक नाम है। कौन सा शहर ब्लू और वाइट नदियों के संगम पे बसा है? हैम्बर्ग, इजिप्ट, विक्टोरिया, खार्तूम। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपसे पूछे गए। फिलहाल ये अधिवास भूगोल से तो नहीं है, लेकिन बस्ती की बात कर रहा है कि कौन सा शहर बसा है, तो ये आपका एक प्रकार से उससे संबंधित हो जाता है। ब्लू और वाइट नील नदियों के संगम पे बसा शहर का नाम है खार्तूम। प्रारंभ में न्यूयॉर्क एक अच्छा बंदरगाह था। न्यूयॉर्क प्रारंभ में एक अच्छा बंदरगाह था। यह एक अच्छा डॉट डॉट क्या है? रक्षा स्थल है, पोताश्रय है, या फिर रक्षा स्थल है, पोताश्रय है, या औद्योगिक स्थल है, या उपरोक्त में से सभी है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क है, ये रक्षा स्थल भी है, पोताश्रय भी है, औद्योगिक स्थल भी है, तो यहाँ पे आपका सभी है। अगला कौन सा पोताश्रय अन्य समुद्री मार्गों के संधि स्थल पर स्थित नहीं है? यानी अन्य समुद्री मार्गों के जोड़ पर स्थित नहीं है। सुएज नहर के मुख पर स्थित पोताश्रय, पोर्ट सहित सिंगापुर या लंदन पोर्ट? तो यहाँ पे देखिए पोताश्रय जो अन्य समुद्री मार्गों के संधि स्थल पे नहीं है, वो आपका लंदन पोर्ट है। व्यस्त बंदरगाहों में आपका सिंगापुर हो जाता है। हेग नीदरलैंड का जो हेग है, तथा ब्रगेश जो बेल्जियम का है, ये शहर कहाँ पे स्थित है? नदी के मुख पर, निम्न दलदली पोल्डर या उच्च एवं सुरक्षित भूमि के संधि स्थल पर, आर्कटिक महासागर के समुद्री मार्गों के संधि स्थल पर, ज्वारीय जल की उच्च सीमा पर जहाँ पर नौभार यानी कार्गो जमा होता है। यानी नीदरलैंड, अब देखिए यहाँ पे नीदरलैंड तथा बर्गेश कहाँ पे स्थित है, ऐसा प्रश्न है, 27 नंबर का है। तो आपका ये स्थित है निम्न दलदली पोल्डर और उच्च एवं सुरक्षित भूमि के संधि स्थल पर। राष्ट्रकुल देशों यानी CIS में स्थित बरखोयांस्क विश्व की सबसे ठंडी जगह है। यह नगर किसका उदाहरण है? सीमांत नगर का, मॉडल शहर का, रेलहेड शहर का, या आर्सेनल शहर का? किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो ये आपका सीमांत शहर का उदाहरण है। कौन सा? बरखोयांस्क। सुमेलित करना है यहाँ पे आपको। ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में क्वेश्चन नंबर 29 है। ब्राज़ीलिया जो ब्राज़ील, इपोह मलेशिया, पेरिस फ्रांस, मॉस्को रूस। तो इसमें जो आपका ब्राज़ीलिया है ये फ्रंटियर टाउन हो जाता है। इपोह या मलेशिया ये आपका माइनिंग टाउन। पेरिस मलेशिया का जो इपोह है माइनिंग टाउन है। पेरिस जो फ्रांस का है ये आपका नोडल टाउन है, नोडल। ठीक, मॉस्को जो रूस का है ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, प्रशासनिक शहर है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। किसी भी प्रश्न में कहीं कोई समस्या लगे तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा। कुआलालंपुर किसके मध्य स्थित है? रबर क्षेत्र के, या टिन खनन क्षेत्र के, या फिर
सभी व्यापारिक मार्गों के संधि स्थल पे या औद्योगिक क्षेत्र पर। अब देखिए यहाँ पे दिया कुआलालंपुर, तो मलेशिया का कुआलालंपुर ये आपका स्थित है रबड़ क्षेत्र पे। नेक्स्ट है 31, स्वर्ण धूम या गोल्ड रश के चलते कालगुरली और कुलगार्डी ये आपके ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं, तो इनका विकास संभव हो सका गोल्ड रश के द्वारा। आटाकामा मरुस्थल में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में, कैलिफोर्निया, कालाहारी। तो राइट आंसर इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में। डायनोपोलिस शब्द का निर्माण किया था किसने? अब देखिए डायनापोलिस शब्द किसने दिया है, तो इसी को दिया है C.A. डाक्सियाडिस ने। ठीक, नोट्स में जो अधिवास भूगोल का नोट्स है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। और किसी ने ये पूछा भी था, क्योंकि ये नाम बहुत अजीब टाइप का है तो उनको लगा कि कुछ और होगा, तो उन्होंने नोट से ये स्क्रीनशॉट दे के पूछा भी था कि सर ये क्या चीज़ है। तो ध्यान दीजिए कि डायनोपोलिस जो शब्द है इसका यूज किया है C.A. डाक्सियाडिस ने। क्लियर? नगरीय औद्योगिक विकास के विभिन्न प्रौद्योगिकी चरणों को व्यवस्थित करें। नगरीय औद्योगिक विकास के जो अलग अलग प्रौद्योगिकी वाले चरण थे उसको आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो आपका नगरीय औद्योगिक में आपका था पैलियो टेक्निक जो पूरा तकनीक था, उसके बाद आता है ईओ टेक्निक, ठीक, यानी पुरातन तकनीक। उसके बाद आता है नियो टेक्निक, ठीक, इंग्लिश में याद रखेंगे आसानी से, यानी पैलियो, ईओ, नियो, ठीक, पीओ, नियो। पी में आपका पैलियो हो गया, ई में आपका ईओ में पीओ यानी ईओ टेक्निक, नियो यानी नियो टेक्निक। ठीक, ऐसी स्थिति जब स्पर्धात्मक भू उपयोग एक दूसरे को विकसित करते हैं और इस तरह एक दूसरे की स्थिति को सुरक्षित रख पाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तम स्थान, अपूर्ण स्थान, परिधि या विरोधी स्थान। यानी कि जब स्पर्धात्मक भू उपयोग हो और एक दूसरे को वो क्या करते हैं, विकसित करते हैं, यानी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो एक दूसरे से वो इस स्थिति में सुरक्षित पाते हैं, तो इसे बोला जाता है इनकम्पैटिबल लोकेशन। इनकम्पैटिबल लोकेशन कहा जाता है। अगला न्यूनतम आवश्यकता तकनीकी, मिनिमम रिक्वायरमेंट टेक्निक के आधार पर नगरों का वर्गीकरण की विधि किसने निकाली थी? ठीक, न्यूनतम आवश्यकता तकनीक के आधार पर नगरों के वर्गीकरण की बात किसने की थी? डेसी उल्मैन ने, बर्गिस ने, क्रिस्टालर या लॉस ने। तो न्यूनतम आवश्यकता तकनीक के आधार पे उल्मैन और डेसी ने निर्धारण किया था। अगला है सेनाइल शहर। क्या है? सेनाइल शहर है क्या? अपनी शिशु अवस्था में, यानी सेनाइल शहर क्या है? शिशु अवस्था में जो हो, या किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में, या अंतिम अवस्था में। तो सेनाइल शहर ऐसे शहरों को कहा जाता है जो अंतिम अवस्था में होते हैं। ठीक, घोस्ट टाउन। अगला देखिए, घोस्ट टाउन क्या होता है? विकासशील शहर को, निर्जन शहर को, विकसित शहर को, ज्वालामुखी घटनाओं से प्रभावित शहर को। जो घोस्ट टाउन होता है, निर्जन शहर को घोस्ट टाउन कहा जाता है। नगरों को कार्यात्मक रूप से प्रथम बार किसने विभाजित किया था? नगरों को कार्यात्मक रूप में पहली बार विभाजन करने का काम किसका है? तो ये सही उत्तर आपका है आर्सेनियो। आर्सेनियो ने नगरों को कार्यात्मक रूप से पहली बार विभाजित किया। विभिन्न नगरों की तुलना हेतु किए जाने वाले घनत्व प्रवणता यानी डेंसिटी ग्रेडियंट के अध्ययन का प्रणेता कौन था? डेंसिटी ग्रेडियंट जो विभिन्न नगरों की तुलना के लिए उपयोग होता है, इसका प्रणेता कौन है? ब्रुन्स, सदाशुक, बीजेएल बेरी, आर्थर स्मेल्स। तो डेंसिटी प्रवणता के प्रवर्तक महोदय हैं बीजेएल बेरी। अगला है जोबर्ग मॉडल। जोबर्ग मॉडल किससे संबंधित है? आधुनिक युग से पूर्व नगरीकरण के स्वरूप और संरचना से, सिंधु घाटी की सभ्यता की संरचना से, बनारस शहर के स्वरूप और संरचना से, या इनमें से कोई नहीं।
जूबर का जो मॉडल है ये आधुनिक युग के पूर्व नगरीकरण के स्वरूप एवं संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत यानी कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। हमने कराया है 5 कटिबंध जो अंतरतम भाग से परिधि की ओर होते हैं। ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल में आपको यहाँ पे कह रहा है कि 5 कटिबंध जो अंतरतम भाग से यानी नाभि से केंद्र की ओर या परिधि की ओर हो, तो वे क्या होते हैं? कम्यूटर जोन होते हैं, मिडल इनकम हाउसिंग होते हैं, ट्रांजिशन जोन होते हैं, सीबीडी, लोअर इनकम ग्रुप, ये सभी आपका दिया गया है संकेंद्रीय वलय का। ठीक, अब इसको आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है कि सबसे बीच में कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, सबसे बाहर कौन होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है एक एक करके यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहीं से देख के फिर आंसर हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे लास्ट बीच में कौन होता है? सबसे बीच में आपका सीबीडी होता है, सीबीडी हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो आपका होता है ट्रांजिशन जोन होता है। क्या होता है? थर्ड वाला ट्रांजिशन जोन होता है यानी संक्रमण क्षेत्र होता है। उसके बाहर यानी 1 हो गया, 2 हो गया। तीसरे नंबर पे क्या होता है? तीसरे नंबर पे आपका होता है लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं यानी 5। ठीक, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। उसके बाहर चौथे पेटी में कौन लोग रहते हैं? चौथी पेटी में रहने वाले मिडल इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं यानी MIH। और 5वीं पेटी जो है उसमें आपके कम्यूटर जोन वाले अभिगमनकर्ता पेटी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका C हो जाएगा। ठीक, यानी CBD, उसके बाद ट्रांजिशन जोन, उसके बाद लो इनकम ग्रुप, फिर मिडल इनकम ग्रुप, फिर कम्यूटर जोन। ठीक, अगला है दैनिक जनसंख्या या डे पॉपुलेशन से क्या मतलब होता है? डे पॉपुलेशन से क्या तात्पर्य होता है? वृद्ध लोग, महिलाएं, बच्चे, बेरोजगार लोग, शिल्पी और ग्रामीण लोग। तो देखिए यहाँ पे डे पॉपुलेशन का मतलब वृद्ध लोग, महिलाएं और बच्चे, बेरोजगार लोग, 1, 2, तीनों इसे संबंध होते हैं, लेकिन शिल्पी और ग्रामीण नहीं आते हैं। अलोन्सो का मॉडल क्या है? अलोन्सो का मॉडल क्या है? तो अलोन्सो का जो मॉडल है उसमें यह है कि शहरी क्षेत्र में भूमि के उपयोग तथा भूमूल्य की प्रकृति को विश्लेषित करने वाला एक मॉडल जिसे अलोन्सो ने दिया। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी बहुकेंद्रीय सिद्धांत के केंद्रीकरण के अनुसार केंद्रीकरण होता है, क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी किसकी है? हैरी शुलमैन की है। अब इसमें कह रहा है कि मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी के अनुसार केंद्रीकरण होता है यानी केंद्रीकरण देखने को मिलता है। ये क्यों होता है? कुछ क्रियाविधि विशेष स्थल एक तक ही सीमित होती है क्योंकि वहाँ की विशेष मांग वही होती है, ये बात सत्य है। जैसे आप देखते हैं कहीं पे क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के फर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका ऑटोमोबाइल्स की दुकानें एक तरफ लगी हुई हैं, कहीं कपड़े की ही दुकानें हैं। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, जहाँ पे जिसका मांग होता है उसी विशेष स्थल की बात यहाँ पे होती है। फुटकर क्षेत्र में अभिगम्यता की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ केंद्रीय स्थिति में संभव है, ये भी सही बात है। अगला है कुछ संबद्ध क्रियाविधि एक ही क्षेत्र में हो पाती हैं, ये भी बात सत्य है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका इसीलिए केंद्रीकरण यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपका डी राइट है। अगला 45वां शहरी प्रभाविता का दूसरा नाम क्या है? शहरी प्रभाविता का दूसरा नाम क्या है? हिंटरलैंड, आमलैंड, नगरीय क्षेत्र या उपरोक्त सभी। देखिए शहर का जो प्रभाव क्षेत्र है वो आपका कहाँ पे? पश्चिमभूमि या हिंटरलैंड में भी देखने को मिलता है, परिनगर या आमलैंड में भी देखने को मिलता है, नगरीय क्षेत्र में भी। तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो गया डी। अगला रैली का जो मॉडल है या रैली सलाह को क्या कहा जाता है? फुटकर व्यापार का नियम, गुरुत्व नियम, निश्चयवादी सिद्धांत या अलगाव बिंदु का नियम क्या कहा जाता है? रैली का फुटकर व्यापार का नियम कहा जाता है
गुरुत्वाकर्षण मॉडल भी किसका, रैली का ही है। इस सिद्धांत को निश्चयवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन अलगाव बिंदु नियम रैली का नहीं है। ठीक, तो इसमें 1, 2 और 3 आपके सत्य हैं। कौन कौन से, 1, 2 और 3। अगला है नेस्टेड हायरार्की थ्योरी। नेस्टेड हायरार्की थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, फिल्ब्रिक ने, बेरी ने, गिट्स ने, कोई नहीं। तो A.K. फिल्ब्रिक ने नेस्टेड हायरार्की थ्योरी का प्रतिपादन किया। क्रिस्टालर और लॉस के मॉडल में क्या अंतर है। ठीक, कि क्रिस्टालर ने कई के का मान प्रतिपादन किया, जबकि लॉस ने सिर्फ 1 का है, या लॉस ने कई के मान का प्रतिपादन किया, जबकि क्रिस्टालर ने कुछ का ही प्रतिपादन किया। हायरार्की का प्रतिपादन लॉस ने किया, ना कि क्रिस्टालर ने। कोई अंतर नहीं है। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। देखिए, लॉस ने के मान कई उसने बताए, जबकि क्रिस्टालर ने K3, K4, ठीक, बाजार और प्रशासनिक वाला 3 ही उसने बताया था। केंद्रीय स्थल सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जिन 2 सिद्धांतों पर आधारित है वो सिद्धांत कौन से हैं। वस्तुओं का परिसर, वस्तुओं की देहरी या थ्रेशोल्ड, या मार्जिनल इन्फ्लुएंस, या फंक्शनल इन्फ्लुएंस। तो किससे संबंधित है, यह आपका वस्तुओं के परास से और थ्रेशोल्ड से। जो वस्तुओं का थ्रेशोल्ड है यही दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट है, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। K=3, K=4, K=7। अब देखिए, यही चीज़ आपका लॉस ने क्रिस्टालर ने बताया था। K3 किससे संबंधित है, तो आपका ये K3 बाजार सिद्धांत से, K4 आपका परिवहन से है, K7 आपका, K7 किससे संबंधित है, प्रशासन से। तो सही उत्तर आपका 2, 3, 1। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको पूरे कंप्लीट यूनिट के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इसी तरह से मिलते रहेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।